नमस्कार दोस्तों। हम जब भी जैसे ही 12th स्टैंडर्ड पास होते हैं तो हमारे ज़हन में यही बात आती है कि अभी सीईटी का नीट का रिज़ल्ट लगा है, अभी 12th स्टैंडर्ड का भी रिज़ल्ट लग चुका है, तो ऐसे टाइम में हम एडमिशन कहाँ ले लें? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, एक्सपेक्टेड मार्क्स हमारे ज़्यादा रहते हैं लेकिन उस टाइम ज़्यादा मार्क्स मिलते नहीं है, तो ऐसे टाइम में एक टेंशन जैसी बात वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, क्रिएट होती है। ऐसे टाइम में सबसे अच्छा और सस्ते में और कम मार्क्स में हम कौन-सा कोर्स करेंगे, इसके बारे में हम सब सर्च करने को लगते हैं, ढूँढने को लगते हैं। तो ऐसे टाइम में मैं आपको ऐसे एक नर्सिंग ऐसा करियर है जो जिसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो हम देखते हैं कि नर्सिंग एक ऐसा फ़ील्ड है जहाँ पर कभी भी हमें जॉब भी अपॉर्च्युनिटी कभी भी अवेलेबल रहती है, लाइक चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो या गवर्नमेंट कहाँ भी किसी भी सेक्टर में नर्सेज़ की वैकेंसीज़ अवेलेबल रहती है। कभी भी हम कौन से भी हॉस्पिटल में जाएँ, क्लिनिक छोटे क्लिनिक में जाएँ, डेंटल में जाएँ, कहाँ भी जाएँ, लेकिन नर्सेज़ की वैल्यू कम नहीं है, कभी भी हम जॉब वहाँ पर आपको मिल सकता है। तो ऐसे ही कोविड टाइम जो नर्सेज़ थे उन्होंने बहुत सारा काम अच्छी तरह से काम किया है। एक नर्सिंग कैसा एक नोबल प्रोफ़ेशन है। सो ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक के टाइम में हम सबको पता चला है नर्सेज़ का वैल्यू क्या है। अलॉन्ग विथ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, डॉक्टर्स वगैरह, उनके साथ नर्सेज़ ने भी कंधे पे कंधे मिलाते हुए अपना काम किया है, जो कि पेशेंट को ट्रीट करने का था। उसी टाइम में हम सब लोग घर में बैठे थे, उसी टाइम नर्सेज़ अपना सब घर-द्वार छोड़ के वहाँ पर पेशेंट का केयर करने में लगे हुए थे। तो ऐसे टाइम में नर्सेज़ का वैल्यू जो है आप पूरे समाज को, पूरे विश्व को आज समझ चुका है, ज़हन में आ चुका है। सो ऐसा एक अच्छा फ़ील्ड है नर्सिंग, जो कि जॉब करने के लिए भी अच्छा है, जॉब सिक्योरिटी वगैरह उधर बहुत अच्छा मिलता है, पेमेंट भी उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। सो ऐसा एक कोर्स उसके बारे में आज देख लेंगे, ये नर्सिंग में कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, कौन-कौन से उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, फ़ीस कितनी होती है और उसके बाद सैलरी वगैरह, जॉब प्लेसमेंट कहाँ-कहाँ पर होती है, जॉब प्रोफ़ाइल क्या-क्या होता है, इसके बारे में एकदम डिटेल से हम आज देखने वाले हैं। अ तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम पहले सबसे पहले देख लेंगे वेरियस कोर्सेज़ अवेलेबल इन नर्सिंग। सो नर्सिंग में कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं वहाँ पर। एएनएम नर्सिंग कोर्स रहता है, जो कि सबसे छोटा कोर्स हम मानते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ इसमें। देन जीएनएम का वो भी डिप्लोमा कोर्सेज़ है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग, देन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग रहता है। देन एमपीएच मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, ये भी एक बीएससी के बाद एक कोर्स अवेलेबल है पब्लिक हेल्थ का। देन इसके बाद एमएससी नर्सिंग, जो एमएससी नर्सिंग मास्टर इन नर्सिंग रहता है, जो एमएससी नर्सिंग बोलते हैं उसको। देन पीएचडी इन नर्सिंग। सो पीएचडी इन नर्सिंग भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर की जो डिग्री है हम उसके बाद अब डॉक्टर का पीजी करने के बाद यहाँ पर डॉक्टर बन सकते हैं। सो ये बहुत सारे कोर्सेस है इसमें, एक बाय वन कोर्सेज के बारे में हम देख लेंगे। सो सबसे पहले हम लेंगे सबसे पहला कोर्स एएनएम नर्सिंग। सो इसमें इट इज़ बेसिक कोर्स रेगुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम मेनी मोर ईयर्स। सो एएनएम जो है बहुत पुराने साल से चलता आ रहा है। सो एएनएम कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसमें 10+2 हम 10वीं के बाद पहले हम 10वीं के बाद एएनएम कर सकते थे, लेकिन अभी जो थोड़ा फिलहाल क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन तो अब 12वीं तक रहता है। तो 10+2 रहता है। इसके बाद आर्ट साइंस कौन सा भी फील्ड रहता है तो हम ये एएनएम कर सकते हैं। इस एएनएम में सिर्फ लेडीज़ को ही एडमिशन रहता है, जो जेंट्स है, जो स्टूडेंट मेल स्टूडेंट है, बॉयज़ है, उनको एएनएम में अलाउड नहीं रहता है। सो एएनएम में सिर्फ लेडीज़ के लिए रहता है। 10+2 आर्ट एंड साइंस के बाद हम कर सकते हैं। देन ड्यूरेशन जो रहता है उसका 2 इयर्स का ड्यूरेशन है, 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स है। उसकी जो फीस है तकरीबन कॉलेज की 40,000 टू 70,000 के बीच में कॉलेज की फ़ीस रहती है। वो डिपेंड अपॉन जो कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज के हिसाब से कहाँ पर मौजूद है, अगर विलेज में है, हिली एरिया में है, या कहीं बाहर सिटी में है, उसको अटैच हॉस्पिटल वगैरह है, फैसिलिटीज़ अच्छा है, अगर प्रैक्टिस अच्छी होती है तो ऐसे टाइम में उसका फ़ीस वेरिएशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। सो बट मिनिमम 40 टू 70 के बीच में ही फ़ीस रहता है। दैन जॉब वैकेंसीज एएनएम करने के बाद जॉब कहाँ-कहाँ मिलती है, इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकता है। सो गवर्नमेंट में देखा जाए तो बहुत सारे आशा वर्कर वगैरह रहती है, जो इम्यूनाइज़ेशन ओपीडीज़ वगैरह रहती है, या गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, आरएचएम प्रोग्राम, एनआरएचएम वगैरह जो प्रोग्राम्स रहते हैं, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो ऐसे प्रोग्राम में गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, कम बजट में एएनएम नर्सेज़ को अलॉट करता है वहाँ पर। सो जॉब वैकेंसी बहुत सारी रहती है। प्राइवेट में भी हम छोटे-मोटे क्लिनिक में काम कर सकते हैं। एज़ एएनएम नर्सिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं, काम छोटे-मोटे हॉस्पिटल में कम कर सकते हैं। सैलरी जो रहता है, सैलरी 10 टू 25,000 तक की जो बेसिक सैलरी मैंने यहाँ पर लिखी है। सो बेसिक सैलरी हम 10 टू 25 तक वहाँ पर एएनएम करने के बाद ले सकते हैं। अगर आपको छोटे क्लिनिकल में जॉब कर रहे हैं आप, तो उसको 8, 10, 12, 15 के आसपास सैलरी मिल सकता है। अगर थोड़ा-सा मोटा हॉस्पिटल में हम जाएँगे, जहाँ मल्टी बेडेड हॉस्पिटल है या स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएँगे, तो इसी टाइम में
आपको सैलरी 15,000 से 20,000 तक वेरी हो सकती है। सो इट्स डिपेंड अपॉन दिस पोजीशन, या हम अगर गवर्नमेंट में जॉब कर रहे, गवर्नमेंट में 18 to 20,000 तक सैलरी स्टार्टिंग पे मिल सकता है। ये बेसिक सैलरी है जो कि स्टार्ट पे है। सो एएनएम का बारे में अब देख लिया, जो कि एकदम बेसिक कोर्स है, जो कि बहुत पुराने साल से चलता आ रहा है, लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट मॉडिफिकेशन करने के चांसेस है। ये जो एएनएम कोर्स है वो वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड नहीं है। सो इसको सिर्फ इंडिया में आजकल चलता है, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट उसको क्लोज करने का प्लान चल रहा है। सो एएनएम के बाद जो आता है दूसरा आता है जीएनएम कोर्स। जीएनएम थोड़ा सा डिप्लोमा कोर्सेस है। सो जीएनएम भी बहुत सारे लोग आजकल भी जीएनएम करते हैं, लेकिन जीएनएम का भी कुछ दिन में गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि जीएनएम भी एक बीएससी नर्सिंग या डिग्री कोर्स में कन्वर्ट करने का, जो जीएनएम कॉलेजेस उसको कन्वर्ट करने का प्लान चल रहा है, तो देखते हैं। सो ये आगे हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो उसकी एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन वगैरह हम देख लेंगे। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहता है उसका 10+2, यानी कि 12 के बाद साइंस पीसीबी ग्रुप चाहिए उसको। सो जीएनएम करने के लिए हमें पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का ग्रुप चाहिए, और उसको एलिजिबिलिटी 10+2 चाहिए। 12 के बाद ही हम उसको कर सकते हैं जीएनएम को। देन ड्यूरेशन जो है कोर्स का 3 to 3.5 ईयर्स ड्यूरेशन है, यानी कि 3 साल का हम क्या करेंगे, बेसिक एकेडमिक स्टडी करेंगे, और उसके बाद 1.5 ईयर का या आधा 6 मंथ का हम क्या करते हैं, उसमें इंटर्नशिप करते हैं, तो उसको 3.5 साल तक ये चलता है। सो उसके बाद फीस हम देखिए तो 50,000 to 1,10,000 तक वहाँ पर सब फीस, यहाँ पर इंक्लूडिंग डेवलपमेंट वगैरह फीस जा सकती है। हमने बेसिक फीस स्ट्रक्चर बताया है, जो कि ये डिपेंड्स अपॉन द हॉस्पिटल या क्लिनिकल फैसिलिटी अवेलेबिलिटी, या टीचिंग फैसिलिटी कैसी है, कॉलेज कैसा है, उसके हिसाब से उसका फीस कम ज़्यादा होता रहता है। देन उसका जॉब प्रोफाइल क्या हो सकता है, जीएनएम करने के बाद हम क्या कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है हमें। जॉब प्रोफाइल में ओपीडी में हम जॉब कर सकते हैं, या वार्ड आईसीयू ओटी में हम ओटी में कर सकते हैं, या टीचिंग साइड को भी हम जा सकते हैं। सो जीएनएम एक थोड़ा सा बहुत दिन से चलता आ रहा है, इसे भी बहुत पुराना कोर्स है। बहुत सारे जो हम आजकल गवर्नमेंट में स्टाफ देखते हैं, जो कि डीएम या डीएचएस में डीएचएस पे लगे वाले जो स्टाफ है, या किसी भी छोटे मोटे हॉस्पिटल में प्राइमरी सब सेंटर में काम कर रहे हो, बहुत सारे मैक्सिमम स्टाफ तो जीएनएम वाले रहते हैं, जो कि बहुत पुराने साल से चलता आ रहा है। तो पुराना आजकल बीएससी का थोड़ा सा स्टाफ बढ़ रहा है। सो जीएनएम का जो है जॉब प्रोफाइल, इसमें ओपीडी में हम काम कर सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में अगर स्पेशलिटी में जाए तो। आजकल क्या होता है, बहुत सारे जो एनएबीएच हॉस्पिटल्स है वहाँ पर जीएनएम को अलाउड नहीं करता है, स्टाफ को नहीं लेता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो जीएनएम को लेते नहीं। अगर एक्सपीरियंस है 2 4 5 साल का है तो तभी, अगर एज पर रिक्वायरमेंट हिसाब से हम क्या करते हैं, जीएनएम को स्टाफ को लेते हैं। सो जीएनएम किया तो ओपीडी में या वार्ड में हम काम कर सकते हैं, या आईसीयू में काम कर सकते हैं, या ओटी में कहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और उसके बाद जो पेमेंट मिलने वाला है, इसमें सैलरी 15 to 40,000 के आसपास हमें बेसिक सैलरी मिलता है। ये मैंने जस्ट बेसिक फ्रेशर के लिए सैलरी बताया है, जो कि 15,000 से स्टार्ट होता है। अगर तुम बड़े हॉस्पिटल में ओटी में वगैरह आईसीयू में काम करोगे तो आपको 18,000 20,000 मिल सकता है। या उसके बाद किसी गवर्नमेंट को आप डीएचएस को वगैरह, या किसी एग्ज़ाम दे के गवर्नमेंट को लग जाते हो, या किसी गवर्नमेंट की स्कीम में अंडर उधर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइन होते हैं, तो आपको सैलरी डिपेंड अपॉन वो क्या कैसा कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से 30-40,000 तक भी मिल सकता है। ये बेसिक सैलरी पर मंथ मैंने लिखी है, सैलरी में भी चेंजेस हो सकती है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आता है, जीएनएम करने के बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी करते हैं। अगर आपका कोर्स जीएनएम है, आपको डिग्री करना है, तो हमें एक ही ऑप्शन है, हम क्या करेंगे, जीएनएम करने के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी को एडमिशन लेके ये कंटिन्यू एजुकेशन में भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली सीधा कॉलेज को जाके रेगुलर में भी हम कर सकते हैं। सो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी पोस्ट बेसिक बीएससी की एलिजिबिलिटी है जीएनएम नर्सिंग, जीएनएम होना चाहिए। जीएनएम के बाद हम डायरेक्टली पोस्ट बेसिक बीएससी का एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन जो रहता है, ड्यूरेशन 2 साल का ये कोर्स है, जो कि बेसिक बीएससी के लेवल का कोर्स है, डिग्री कोर्स है। 2 साल का, 2 साल में हम उसको पोस्ट बेसिक बीएससी कर सकते हैं जीएनएम के बाद। देन फीस स्ट्रक्चर जो रहता है वो 70 to 1.25 लाख के आसपास फीस स्ट्रक्चर है पोस्ट बेसिक बीएससी का। जैसा जो फीस स्ट्रक्चर बीएससी का है, उसी हिसाब से सेम फीस स्ट्रक्चर पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए भी होता है। सो ये भी फिर से, ये जो फीस स्ट्रक्चर वो भी वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी। सो इसके हिसाब से इसका चेंजेस रहेगा। देन जॉब वैकेंसी लाइक गवर्नमेंट प्राइवेट में जॉब मिलती है। गवर्नमेंट में बोले तो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट में भी 34,000 या 35,000 37 से क्या होता है, स्टार्टिंग होता है। देन
प्राइवेट में आजकल थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी बहुत है, प्राइवेट और गवर्नमेंट में बहुत डिफरेंस है जॉब में, पेमेंट में, नर्सिंग साइड पे देखा जाए तो। अगर गवर्नमेंट में सैलरी सैलरी 40,000 मिलता है, तो प्राइवेट में उसे 18 टू 20,000 ही मिलता है, एकदम मिनिमम 50% कम सैलरी मिलता है प्राइवेट में। सो गवर्नमेंट में सैलरी ज़्यादा है। देन ये रहा सैलरी 22 टू 55,000 तक सैलरी मिल सकता है, ये पोस्ट बेसिक बीएससी का बेसिक पेमेंट है। अगर हम जीएनएम करके कुछ 5-6 ईयर का एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद फिर से हम पोस्ट बेसिक बीएससी करते हैं, और उसके बाद हम किसी हॉस्पिटल में जाके एज ए इंचार्ज वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे टाइम में आपको स्टार्टिंग सैलरी रहता है वो 50-40,000 से आगे मिल सकता है। सो ये बेसिक सैलरी है, वो डिपेंड करता है कैंडिडेट पे एक्सपीरियंस कितना है, इसके हिसाब से सैलरी चेंजेस रहेंगे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट मेन कोर्स आता है जो कि डिग्री कोर्स है, जो फ्रेशर कर सकते हैं, उसको बेसिक बीएससी नर्सिंग बोलते हैं। सो बेसिक बीएससी नर्सिंग, इसकी एलिजिबिलिटी रहती है वो 10+2 यानी कि 12 पास होना चाहिए। उसके बाद उसकी जो स्ट्रीम होती है वो साइंस होनी चाहिए। अगर आर्ट होता है तो आर्ट में हम बेसिक बीएससी नर्सिंग का एडमिशन नहीं ले सकते एज़ पर आईएनसी रूल। सो साइंस होना चाहिए। उसके बाद उसका जो पीसीबी ग्रुप है, पीसीबी ग्रुप होना चाहिए, मोर देन 45% या 50% मार्क्स होने चाहिए। उसको परसेंटेज होना चाहिए 12th में। और उसके बाद नीट का सीईटी का रिजल्ट होना चाहिए, यानी कि नीट सीईटी उसने उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, नीट सीईटी। तो उसके बाद हम बेसिक बीएससी नर्सिंग का एडमिशन ले सकते हैं। उसमें भी हम, अगर आपको गवर्नमेंट के राउंड थ्रू लगना है तो हमें नीट के राउंड थ्रू अलॉटेड कॉलेज में हमें एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर हमें सीधा मैनेजमेंट से जाके एडमिशन लेना है तो फुल फीस पेड करके हमें क्या करना है, डायरेक्टली एडमिशन भी ले सकते हैं। सो उसका ड्यूरेशन रहता है बेसिक बीएससी नर्सिंग का, वो 4 साल का ड्यूरेशन है। 4 साल में 3.5 ईयर का हमें जो एकेडमिक्स रहता है, और जो आधा 6 मंथ रहता है, 6 मंथ में हमें इंटर्नशिप का पोस्टिंग रहता है। तो 6 मंथ में हमें इंटर्नशिप में हम बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ है उसके हिसाब से हमारा पोस्टिंग अलॉट किया जाती है। इसमें आईसीयू में हम 15 डेज, सीसीयू में 15 डेज, या एज पर हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, पर्टिकुलर हॉस्पिटल क्या होता है, ये पोस्टिंग अलॉट की जाती है। सो यहाँ पर 6 मंथ में इंटर्नशिप रहता है। देन जो ड्यूरेशन ये तो 4 साल का है। उसके बाद फीस जो रहती है तो इट्स वेरी, आजकल फ़ीस थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है कोर्स, क्योंकि वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा फीस बढ़ती है। सो उसकी फ़ीस 80 टू 1,25,000 तक ये बेसिक फ़ीस चल रही है। ये डिपेंड्स अपॉन कॉलेज कहाँ पर। अगर हम महाराष्ट्र की बात की है तो महाराष्ट्र में अगर पुणे है तो पुणे में क्या है, थोड़ा फीस ज़्यादा है। तो उसमें पुणे में बेसिक फ़ीस 1,10,000 से स्टार्ट हो रहा है, या 1 लाख से स्टार्ट होता है बहुत सारे कॉलेज में। अगर हम विलेज एरिया में जाएंगे थोड़ा महाराष्ट्र में, तो उस टाइम में क्या होता है, उधर क्या होता है, थोड़ा सा फीस कम है, एक 85-80,000 या 65-70,000 भी फीस रह सकता है। सो इसके हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन दी कॉलेज स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, कॉलेज पॉपुलरिटी कैसी है, उसके हिसाब से उसका भी फीस रहता है। देन सैलरी, अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी बीएससी नर्सिंग वाले कोर्स को बहुत सारा सैलरी है। उसके बाद सैलरी, हम अगर प्राइवेट में काम करते हैं तो हमें स्टार्टिंग सैलरी 20-25 या 30 से स्टार्ट होता है, 27 से स्टार्ट होता है। अगर हम अगर गवर्नमेंट को लगता है तो गवर्नमेंट को लगने के बाद हमारे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट में हमें रहती है। गवर्नमेंट को लगने के बाद सैलरी जो है वो डायरेक्टली 35 से 40,000 से स्टार्ट होती है। उसमें भी डिपेंड अपॉन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो ज़्यादा सैलरी मिलती है। सो जॉब प्रोफाइल क्या क्या करना पड़ता है, बीएससी नर्सिंग का जो डिग्री कोर्स है, ये 4 ईयर पास करने के बाद हमें क्लिनिकल में या हम काम कर सकते हैं, या ऑपरेशन थिएटर में काम कर सकते हैं, आईसीयू में काम कर सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, जो कि 6 मंथ का पोस्ट ग्रेजुएशन, 6 मंथ का एक पोस्ट डिप्लोमा कोर्स है। हम डिग्री करने के बाद हम 6 मंथ का एक कोर्स करके, आईसीएन कोर्स करके हम इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट इंचार्ज भी हमें मिल सकती है पोस्ट, अगर हमें एक्सपीरियंस है 2-4-5-6 साल का एक्सपीरियंस है, मोर देन 5 ईयर्स। सो उस टाइम अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल से सेटअप कैसा है, हॉस्पिटल कितना बड़ा है, कैसा है, वो एनएबीएच है या नॉर्मल है, तो उसके हिसाब से शिफ्ट इंचार्ज का भी या इंचार्ज का भी पोस्ट मिल सकता है। सो वैकेंसी कैसी रहती है, अगर बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या क्या वैकेंसी रहती है, लाइक एम्स में भी हम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्स रहता है, जोधपुर, नागपुर वगैरह है, ये बहुत सारे, भुवनेश्वर है, तो यहाँ पर दिल्ली में है, तो बहुत सारे जगह पे एम्स है। तो यहाँ पर एम्स में भी हम जॉब कर सकते हैं। अगर एम्स में नंबर लगता है तो हमारा जो स्टार्टिंग नॉर्सेट देने के एग्ज़ाम देने के बाद जो कि स्टार्टिंग पेमेंट है वो
75 टू 78 से स्टार्टिंग बेसिक पेमेंट होता है, उसके उसके हिसाब से पेमेंट बाद में बढ़ जाता है। ये बेसिक पेमेंट 78 रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। रेलवे में भी बेसिक पेमेंट 65 टू 70 तक रहता है। देन मिलिट्री सर्विसेज में अगर मिलिट्री का भी एक स्पेशल बेसिक का सेपरेट कॉलेज रहता है, लाइक AFMC कॉलेज, आर्मेड फोर्सेज जो कॉलेजेस है, AFMC जो कि मिलिट्री का कॉलेज है, उसमें अगर हम एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर हमें स्टाइपेंड दी जाती है। स्टाइपेंड के साथ साथ हमें पढ़ाई भी की जाती है, और पढ़ाई करने के बाद हमें मिलिट्री सर्विसेज में, मिलिट्री में काम करना होता है। वहाँ पर हमें जो कि सेकंड क्लास टू पोजीशन वहाँ पर मेडिकल साइड में पोजीशन मिलता है, और वहाँ पर हमें अच्छा पेमेंट मिलता है। देन CHO वगैरह जो कि ये भी जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, लाइक CHO अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो कि डॉक्टर की पदवी है। 6 मंथ हम 1 ईयर के लिए, 6 मंथ टू 1 ईयर के लिए हम क्या करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद हम CHO डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर बनने के बाद जो प्राइमरी सब सेंटर्स वगैरह होते हैं वहाँ पर विलेज साइड में हम क्या करते हैं, वहाँ पर एज अ डॉक्टर बोल के भी हम काम कर सकते हैं या काम करते हैं। देन BARC जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वहाँ पर बॉम्बे में मौजूद है, तो वहाँ पर भी BARC का भी बहुत टाइम हर साल वैकेंसीज निकलती है। सो वहाँ पर जो बेसिक पेमेंट रहता है, वो बेसिक कंसल्टेंट सैलरी वहाँ पर 98,000 टू 1 लाख रहता है, और उसके बाद अलाउंस वगैरह छोड़ के 98,000 सैलरी रहता है, यानी कि 10 to 12 लाख पर ईयर वहाँ पर हमें इतना सारा सैलरी मिल सकता है। ये रहा इंडिया की बात। अगर इंडिया बेसिक BSc करने के बाद अगर हम 2 साल का कहीं भी NABH हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद अगर हम बाहर अब्रॉड में जाते हैं, तो अब्रॉड में UK में वगैरह 1,20,000 या 50-80,000 से स्टार्ट होता है। या हम कभी दुबई वगैरह, कुवैत, इराक, ईरान उधर जाते हैं, या आयरलैंड वगैरह जाते हैं OET वगैरह देखे, तो वहाँ पर भी हमें बेसिक सैलरी मोर देन 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पर सैलरी, बेसिक सैलरी मिलती है, जो कि जाना बहुत आसान है। 2-4 एग्ज़ाम देने के बाद हम वहाँ पर अटेम्प्ट के बाद बहुत सारे जो आजकल जो बेसिक BSc नर्सिंग जो कोर्स कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट आजकल एक्सपीरियंस लेने के बाद अब्रॉड ही या आउटसाइड जा रहे हैं। सो बेसिक BSc एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है, जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स है। वो करने के बाद जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, जॉब सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा है, और बहुत सारी जगह पे आपको आपका जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, PG कोर्स। इसमें MSc नर्सिंग आता है। MSc नर्सिंग की जो एलिजिबिलिटी रहती है उसमें पोस्ट बेसिक BSc कैंडिडेट कैन अप्लाई MSc नर्सिंग। देन बेसिक BSc कैंडिडेट आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस कैन अप्लाई। 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है MSc नर्सिंग को अगर एडमिशन लेना है। हम BSc नर्सिंग करने के बाद अगर MSc नर्सिंग का एडमिशन लेना है, तो आपको एज पर INC गाइडलाइन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल रूल्स रेगुलेशंस, हमें क्या होता है, 1 साल का कहाँ पर भी का एक्सपीरियंस होना जरूरत है। मोर देन 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, या हमें 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगता है। यहाँ पर अगर हम पोस्ट बेसिक BSc कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली MSc नर्सिंग का एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हम बेसिक BSc करने के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। देन ड्यूरेशन जो रहता है MSc नर्सिंग का, वो 2 साल का ड्यूरेशन होता है, 2 ईयर्स ड्यूरेशन है। उसमें हम कंटिन्यू एजुकेशन कर सकते हैं। इन सर्विस में भी MSc आजकल बहुत सारे कॉलेज करते हैं। लेकिन उसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर है, वो फीस स्ट्रक्चर 90,000 टू 1,30,000 तक फीस स्ट्रक्चर, या 1,30,000 से भी ज़्यादा। कहाँ कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जहाँ पर 1,30,000 से भी ज़्यादा फीस रहती है। बेसिक फीस है, वो कोई डिपेंड्स अपॉन कॉलेज कैसा है, कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हिसाब से फीस वेरी हो जाएगी। देन सैलरी जो रहता है, सैलरी MSc करने के बाद सैलरी 130,000 टू 1 लाख तक सैलरी MSc करने के बाद मिलता है। MSc नर्सिंग में भी हम डिपेंडिंग, अगर MSc नर्सिंग करके आपको एक्सपीरियंस वगैरह ज़्यादा है, तो एज पर एक्सपीरियंस यू कैन गेट मोर सैलरी। जॉब वैकेंसीज जो रहती है, जॉब वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया इन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में MSc नर्सिंग करने के बाद बहुत सारे वैकेंसीज अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारे वैकेंसीज यहाँ पर निकल जाते हैं, जो कि हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी बहुत सारे हॉस्पिटल यहाँ पर है, जहाँ साइकेट्रिक हॉस्पिटल या मेंटल हॉस्पिटल। हम अगर MSc करते हैं साइकेट्री में, तो आपको वहाँ पर जॉब मिलेगा। एज पर योर फैसिलिटी यू कैन गेट जॉब देयर। ये जॉब वैकेंसी घर कहाँ पर भी मिल सकता है, या हम टीचिंग में जा सकते हैं। MSc करने के बाद हम मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स रहते हैं MSc करने के बाद क्या करते हैं, टीचिंग में एज ए लेक्चरर या प्रोफेसर वगैरह क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। पहले 3 साल हमें लेक्चरर बनना है, तो पहले 3 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसके बाद लेक्चरर की पोस्ट अगर वैकेंट है, तो वहाँ पर हम लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह, देन लेक्चर, HOD एंड प्रिंसिपल, ये सारी हायरार्की उधर मौजूद रहती है MSc के बाद।
सो एमएससी नर्सिंग में हम देखेंगे कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल है। सो स्पेशलिटी में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की स्पेशलिटी करने के बाद हम बाहर जाके 2 साल का कोर्स कर सकते हैं। उधर जाके हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग करने के बाद हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं। हॉस्पिटल में एज ए इंचार्ज उनको डायरेक्टली पोस्ट मिलता है। सो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग करके मोस्ट ऑफ लोग टीचिंग साइड में जाते हैं या कोई बेड साइड में भी जाते हैं। देन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। सो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एक पीडियाट्रिक नर्सिंग हम जिसे बोलते हैं। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो शिशुओं का हम ध्यान रखते हैं, उसको हम चाइल्ड पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। तो वहाँ पर जो छोटे नन्हे बच्चों का जो हॉस्पिटल रहता है, वहाँ पर हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में एज अ इंचार्ज या नर्स हम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा पेमेंट मिल सकता है। देन या हम टीचिंग के लिए भी स्कूल कॉलेजेस में, हम नर्सिंग कॉलेजेस में हम एज अ चाइल्ड हेल्थ टीचर करके ज्वाइन कर सकते हैं। देन ऑब्स्टेट्रिशियन ऑन गायनेकोलॉजी, ओबीजीवाई नर्सिंग बोलते हैं। तो ओबीजीवाई में भी ये स्पेशलिटी हम कर सकते हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो साइकेट्री हम नर्सिंग बोलते हैं, साइकेट्री नर्सिंग, जो कि ये भी एक अच्छी ब्रांच है, अच्छी स्पेशलिटी है, जिसको बहुत सारे आजकल जो स्टूडेंट्स है वो भी साइकेट्रिक नर्सिंग की तरफ ज़्यादा उनका अट्रैक्शन है। सो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बाद जो पीएचडी बीएचडी हम करते हैं, कुछ कुछ ऐसा स्पेशल कोई डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स रहते हैं, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, एज अ काउंसलर या फिलोसोफर वगैरह या मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह हम क्या कर सकते, जॉब कर सकते हैं। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रहती है तो हम कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग में बहुत पीएचएन पर जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के बहुत सारे सर्विसेज स्कीम्स आते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स आते हैं, वैसे टाइम में गवर्नमेंट क्या करती है, कम्युनिटी हेल्थ पब्लिक जो नर्सेस है उनको स्पेशल अलर्ट वहाँ पर करती है, स्पेशल वहाँ पर जॉब रहते हैं, गवर्नमेंट में बहुत सारे जॉब रहते हैं। या एमपीएससी यूपीएससी थ्रू भी क्या होता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है एमपीएससी थ्रू भी। सो ये रहा स्पेशलिटीज़ अवेलेबल आफ्टर एमएससी नर्सिंग, इन एमएससी नर्सिंग। सो हम जो लास्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल देखेंगे, पीएचडी इन नर्सिंग। सो नर्सिंग पीएचडी, हम नर्सिंग, आपका अगर सपना होता है हमें डॉक्टर बनना है, अगर डॉक्टर कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं आते लेकिन डॉक्टर्स नहीं बन पाते, ऐसे टाइम में अगर आपको सपना पूरा करना है तो आप नर्सिंग करके भी डॉक्टर बन सकते हैं, जो कि आपको पीएचडी करना पड़ेगा। सो पीएचडी का जो एलिजिबिलिटी वगैरह रहती है, क्या रहता है, एज पर आईएनसी रेगुलेशन, जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग है, उनके हिसाब से आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर एमएससी होना ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल ये जो ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो कि ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ज़्यादा नहीं करती है, ऐसे एडमिशन देती है। लेकिन आपको अगर अच्छी तरह से ठीक ठाक पीएचडी करना है तो आपको आईएनसी के रूल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले ले जहाँ पर आईएनसी रूल्स फॉलो तो होते हैं, जहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस आपको करना पड़ता है एमएससी नर्सिंग के बाद। उसके बाद ही हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वंस एक बार आपको पीएचडी के लिए सीट मिलता है तो इसके बाद हम, उसका जो ड्यूरेशन है 3 to 5 ईयर्स, ये ड्यूरेशन रहता है। 3 to 5 ईयर्स क्यों रहता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन रिसर्च, अगर आपका रिसर्च जल्दी हो गया तो हम 3 साल में भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम इरेगुलर करेंगे, डेली ठीक से नहीं करेंगे, ज़्यादा रिसर्च में तकलीफ आ जाएगी या रिसर्च ठीक से नहीं हो पाएगा, तो ऐसे टाइम में आपको 5 साल भी लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। अगर अपना यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट है, पेपर वगैरह हार्ड निकलता है, रिसर्च में आपको रिसर्च थोड़ा सा हार्ड जा रहा है, तो ऐसे टाइम में आपको मोर देन 5 ईयर्स भी पीएचडी करने के लिए लग सकते हैं। सो फीस स्ट्रक्चर जो रहता है उसका 50,000 to 2 लाख तक फीस रहता है। या कभी कभी ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल सकती है, फ्री में भी हो सकता है, लेकिन ये इट्स वेरीज डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। सो उसके बाद सैलरी जो है, सैलरी में हम 40,000 to 1,20,000 तक बेसिक सैलरी मिल सकता है पीएचडी करने के बाद, क्योंकि अगर आप पीएचडी करते हो तो आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहता है, तो इसके हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या होता है, सैलरी मिलता है। अगर हम पीएचडी करने के बाद अगर पीएचडी किया, डॉक्टरेट का आपको पद भी मिल गया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉक्टर का पद मिलने के बाद हम एज अ कॉलेज में प्रिंसिपल भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बीएससी नर्सिंग एमएस नर्सिंग के कॉलेजेस है जहाँ पर हम एज अ प्रिंसिपल हम क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। सो ये रहा पीएचडी नर्सिंग। और अदर इसके बाद दूसरे भी कोई कोर्सेस, छोटे मोटे कोर्सेस अवेलेबल है, लाइक एमपीएच मास्टर इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एक बीएससी नर्सिंग के बाद या डिग्री कोर्स के बाद किया जाने वाला कोर्स है। एमपीएच हम इसे बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग है, जो कि पब्लिक, ये लाइक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जैसा ही रहता है, लेकिन एमपीएच जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होती है, गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स रहते हैं, उसी हॉस्पिटल में उनको जॉब मिलता है पब्लिक हेल्थ नर्स में।
सो देन इसके बाद डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, डिप्लोमा इन मेंटल नर्सिंग जीएनएम करने के बाद एक 6 मंथ का एक कोर्स चल रहा था बीच बीच में मेंटल हेल्थ नर्सिंग का भी। वो अ, ये इसमें हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम डिप्लोमा भी कर सकते हैं उसके बाद। तो ये आज अब हमने देखा, तो आज हमने नर्सिंग के बारे में देख लिया, ये नर्सिंग कोर्स क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी, बहुत सारे कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है इसमें, एएनएम है, जीएनएम है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग एंड पीएचडी नर्सिंग, ये बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। हम कहाँ भी जाके कौन सा भी कोर्स कर सकते हैं, उसकी अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी। आपको अगर नीट वगैरह दिया है तो हम बीएससी नर्सिंग वगैरह कर सकते हैं। सो ये नर्सिंग एक ऐसा है, एक अच्छा, आपको अगर जॉब करना है, आपको अगर कुछ ज़िंदगी में करना है, कुछ अच्छा मार्क्स नहीं मिला है, कम मार्क्स मिला है, डॉक्टर का सपना है लेकिन डॉक्टर नहीं हो पाया है, आपके पास टाइम भी नहीं है, पैसे का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, ऐसे टाइम में आपको अगर छोटा मोटा कोर्स कम टाइम में कंप्लीट करना है तो आप नर्सिंग की तरफ आ सकते हैं। अगर आपको पे दूसरे की केयर करना आता है या करने की इच्छा होती है, किसी को हेल्प करना है, तो नर्सिंग में आओ। आप डेफिनेटली अच्छा वहाँ पर कर सकोगे और उसके बाद जॉब हमको अच्छा मिलेगा, पेमेंट भी अच्छा मिलता है। सो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।